Namaste India. Today we'll be having MG Talk Show's fourth episode. इस एपिसोड के द्वारा हम लोग एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट को सबके साथ शेयर करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कहानी घर घर की। और हर घर में एक हीरो, वो हीरो जिसने अपनी तैयारी उड़ान की, एक बहुत लंबे स्ट्रगल और बहुत ड्रीम्स और बहुत ही एक कमिटमेंट के साथ अपनी फैमिली के लिए जो पूरी जर्नी को लेके आज इस मुकाम पे पहुंचते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट इस एपिसोड में श्रीनिवास जी गुप्ता और श्रीमती दया गुप्ता जी, जो आज के हीरो हैं उन बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के, उन बहुत सारे समाज के लोगों के, जिनको इन्होंने इंस्पायर किया, जिनके द्वारा बहुत सारी फैमिलीज ने अपने आप को एक नई दिशा जीने की इनसे सीखी और उसके द्वारा उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ा। तो आज इनसे समझते हैं, सुनते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं से, इन्हीं के एक्सपीरियंस के साथ। तो सबसे पहले तो आज आपसे हम समझना चाहेंगे कि आप सिरसा से हैं और आपने एक लाइफ के उस समय में, जिसको कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट माइलस्टोन ऑफ योर कैरियर, द मैच्योर कर्व, जिस वक्त आपको डिसीजन लेना पड़ा दिल्ली शिफ्ट करने का। तो ये जो सिरसा से दिल्ली तक का सफर और यहाँ पे एक छोटे शहर से बड़े शहर की कहानी, तो आपने कैसे अपने आप को, आप दोनों ने इस जर्नी को कवर किया और आज आप उस डिसीजन को देख के कैसा महसूस करते हैं? तो आपसे हम सब सुनना चाहेंगे। ऐसा है, मैंने बैंक में 32 साल जॉब किया। 99 में बैंक से VRS ले लिया, क्योंकि मैंने बेटे की एंगेजमेंट कर रखी थी। जनवरी 2000 में उसकी शादी थी। तो जनवरी 2000 में शादी के बाद मार्च के अंदर हमने, क्यों बैंक से VRS ले लिया था, तो दिल्ली शिफ्ट करने का प्रोग्राम बनाया। तो पहली बार क्यों मैं घर में बड़े बेटे की शादी की, तो हमने और वाइफ ने कहा कि बैंक से VRS ले लिया तो अपने यहाँ कोई काम है नहीं। वहाँ मेरा मकान था सिरसा में, बस ड्यूरिंग मैंने सर्विस में बना लिया था। उसके बाद हमने जनवरी मार्च के अंदर होली के बाद दिल्ली शिफ्ट कर लिया। तो मेरे 2 लड़के और 1 लड़की है फैमिली में। तो सबसे बड़े बेटे की शादी की और ईश्वर की कृपा से बड़ी बहू भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़ा बेटा बन गया था और छोटा बेटा उस टाइम इंटर कर रहा था CA। तो दिल्ली मेन मकसद आने का भी हमारा ये एम था कि आगे छोटा भी CA बन जाए। और एक छोटे शहर से बड़े शहर में आने में एक बार तो कुछ समस्याएं आई। जैसे पहले किराए का मकान लिया हमने रेंट पर, तो बेटा बोला जी कहाँ ले हूँ। तो मेरे एक ब्रांच मैनेजर थे सेंट्रल बैंक के, वहीं सिरसा में पहले एक साथ हमने जॉब किया था। वो यहाँ मयूर फेज 3 में रहते थे। मैंने कहा बेटा तो उनसे कॉन्टेक्ट कर, तो उन्होंने यही मयूर फेज 3 में ही हमें मकान लुआ दिया रेंट के ऊपर, और हम यहाँ दिल्ली शिफ्ट कर गए। तो उस टाइम तक छोटा बेटा भी आगे पढ़ाई कर रहा था। तो मेरे सामने बड़ी चुनौती थी, छोटा लड़का भी सेट होना, लड़की की भी शादी करनी। तो 2 साल तक तो हम ऐसे सिरसा से दिल्ली, कभी 2 महीने दिल्ली रहते, कभी 2 महीने सिरसा चले जाते। फिर धीरे धीरे अल्टीमेटली सेट तो यही होना था। छोटा लड़का भी CA बन गया। तो फिर फाइनली हमने ये डिसाइड किया भी अब हम दिल्ली ही रहेंगे। तो आपका कैसा रहा सफर? आप एक सिरसा जैसे शहर में, अपनी फैमिली बहुत ही कल्चरली और कंजर्वेटिव फैमिलीज में, तो दिल्ली जैसे कल्चर में, माहौल में तो आपने कैसे अपने आप को एडजस्ट किया? मेरे को ऐसा लगा ही नहीं, सिरसा जैसे सिरसा था वैसे ही मेरे को दिल्ली लगी। ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं सेटिंग करने वाली हूँ, तो इस हिसाब से मैंने सेट कर लिया अपने आप को। बहुत ही बढ़िया। तो अभी दूसरा जो हम लोग देखते हैं, जब आपने दिल्ली शिफ्ट किया, हाँ,
तो आपने अपनी पहचान एक बैंकर से ज्यादा एक LIC हाँ, बैंक वो की अभी तरह आपके बना। आगे बताने वाला था। जब मैं दिल्ली आने से पहले बेटे का एक दिन फोन गया, अभी पापा आपके नाम से LIC एजेंसी में ले ले। मैंने कहा भी एज ए बैंक, एज ए ऑफिसर मैंने बैंक से VRS लिया है, ये छोटे मोटे काम मैं LIC वगैरह के काम नहीं करूंगा जल्दी। तो मेरी बहू क्योंकि सीए है और बेटा भी सीए था, उन्होंने ये समझाया, पापा जी कोई बात नहीं, एजेंसी तो ले लेते हैं, आप काम करना है या नहीं करना वो बात की बात है। तो जून 2000 वो लास्ट मंथ था, विदाउट IRDA लागू नहीं हुआ था। तो मैट्रिक वाले को भी एजेंसी मिलेगी, क्योंकि वह क्वालिफिकेशन मेरी मैट्रिक थी और ये मेरे को पढ़ाई की हमेशा अड़चन आती थी, इसलिए मैं चाह रहा था कि बच्चे आगे पढ़े। तो बड़ा बेटा भी से सीए बन गया, छोटा भी इंटर कर रहा था, फिर सीए बन ही गया। तो दिल्ली आके फिर उन्होंने मेरे नाम से एजेंसी ले दी थी। तो फिर मेरे को धीरे धीरे ये लगा भी काम पब्लिक की सेवा भी है, सामाजिक, और LIC का भी ठीक है धंधा। पर तो कई दिन तक तो मन भी नहीं लगा, फिर मैं कहा इसमें अपना एक समय भी पास होगा। तो मेरा जो एक डेवलपमेंट ऑफिसर था वो रिटायर हो गया 2002 में, हिसार से बिलोंग करते थे। उसके बाद LIC ने मेरी डेवलपमेंट ऑफिसर की सेवाएं खत्म कर दी, मुझे डायरेक्ट एजेंट बना दिया। अब हमारे लिए एक बड़ी चुनौती का मामला था, बिना डेवलपमेंट ऑफिसर के हेल्प के हम LIC को काम कैसे करें। तो हम कुछ एजेंट 20 एक तो थे, हमने एक आपस में मीटिंग करी। तो हमारे एजेंट बोले, यार गुप्ता जी आप तो हो जा रहे हो। मैं डेली चला जाता था LIC ब्रांच में, मोरीकोट में, सुबह अपना लंच बॉक्स लेके शाम को ही वापस आता था, जैसे मैं बैंक में जॉब करता था जाता था। अपना सुबह 10 बजे लंच बॉक्स उठाया, बस पकड़ी और मोरीगेट ब्रांच में चला गया। वहां पूरा दिन में बैठता था। वो डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं मेरे को आदत डाली, उसका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि उसने मेरे को पहले ही आदत डाल दी रोज जाने की वहां। हालांकि उसके बाद उनकी डेथ होगी। तो फिर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया LIC में भी, यार ये काम तो अच्छा है, पब्लिक सेवा भी है। तो मैं धीरे धीरे इसके अंदर रमता ही गया आगे। और क्योंकि बैंकर्स में था तो पिकअप करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। धीरे धीरे रिलेशन में स्टाफ के साथ, एजेंट्स के साथ सब होते ही बनते गए। तो मैंने जैसे जैसे रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, सबसे बात कर कर आके अपना इंश्योरेंस का भी थोड़ा थोड़ा टारगेट करता रहा, आगे आगे काम इंक्रीज करता रहा, जिससे मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको दिल्ली में सेट करने में LIC ने आपका बहुत बड़ा एक सहयोग दिया, हाँ, कि क्योंकि आपका एक कॉन्फिडेंस पैदा और हुआ और मेरा टाइम पास करने का एक वो साधन भी बन गया, और मेरी एक्टिविटी चालू रही, भी मैं आइडल नहीं बैठा कर। तो यहाँ आने के बाद आपके क्लाइंट भी बने LIC के। हाँ, और सोसाइटी के लोग थे, कुछ और थे, स्टाफ के भी थे बैंक में, LIC में, रिलेटिव्स के थे, रिलेटिव्स की भी इंश्योरेंस किया। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे काम थोड़ा, मेरा काम भी, और मेरा मोटिव उस टाइम काम करने का कमाई का नहीं था, मोटिव था भी हाउ टू कीप माई टाइम पास। तो आपको कैसे लगा, ये एक बैंकर से शादी की थी और LIC एजेंट में आप मतलब देख रहे हैं उनको, तो ये जर्नी कैसे आपने उसको। मेरे को अच्छा लगा। बैंक में करते तब भी अच्छा लगा, बाद में LIC जाते तब भी मेरे को अच्छा लगा। कोई बात होती थी, ये कहते थे, कई बार गुस्सा आता था, तो मैं बोला देखो ये तो चलता ही रहता, थोड़ा बहुत अपने को, फिर देखो अपन यहाँ रहना है तो अपने को सहन भी करना पड़ेगा। उस हिसाब से हम डल गए बस। जी, क्योंकि फिर परिवार के साथ रहने लगे तो अब बच्चों को भी हमारे साथ आदत पड़ी, बच्चों ने भी अच्छा रिकॉर्ड दिया हाँ, और हमें भी अच्छी दी। हम भी उनके हिसाब से भी एडजस्टमेंट होते थे। राइट। मैं इसलिए अपने अपना सिस्टम बन गया कि बेटा अपना पढ़ाई में चला गया, छोटा लाइब्रेरी चला जाता, मैं LIC चला जाता, और बेटा अपना ऑफिस चले जाते। तो सब अपने वर्किंग में थे। राइट। तो बहू और छोटी बहू और अपना वाइफ जो है घर पर रहती थी। तो उससे कोई हमें ऐसा महसूस भी नहीं हुआ। शाम को सब अपने आते थे आराम से, थके थकाए, तो बढ़िया नींद आती, बढ़िया बातचीत करते, परिवार में बैठ के खाना हमें खाते अच्छा थे। लगा परिवार में इकट्ठे रह के, परिवार में अच्छा। शुरू से इकट्ठे रहे, और पारिवारिक फैमिली से ही हमारे बच्चे ब्याह के, अपने इलाके में ब्याह के सारे, हमारे गंगानगर मानगढ़ उसी एरिया में, हमारे अपने एरिया में शादी हुई सभी बच्चों की। तो उससे क्या हुआ भी, हम कनेक्टिविटी रही हमारी, गंगानगर ससुराल से भी, वहाँ के लोगों से भी कनेक्शन 20 साल तक वो चालू ही रहा। राइट। और इसी वजह से हमने अपने तीनों बच्चों की शादी भी वही अपने एरिया में। दिल्ली का कल्चर अलग होता है, वहाँ का हमारा कल्चर अलग था। तो इसमें
अभी पीछे आपने 2017 में अपनी हाँ 50वीं संज्ञा भी बनाई, बहुत बहुत मुबारक। तो कैसा, मतलब आप दोनों ने देखा हाँ कि 50 साल से पहले की जिंदगी और 50 साल के बाद? हाँ, वो दो चीजें आपको बता रहा हूँ। 2016 में मैंने एक डिसाइड किया कि परिवार को हम इकट्ठा एक बार कैसे करें। मैं चाह रहा था भी भांजी भतीजे भाई सभी फैमिलीज को बुलाऊं इकट्ठा। वो सब देखे। तो हमने सोचा भी 2017 में अपनी गोल्डन जुबली मनाए। तो मैंने दोनों बेटे और दोनों बहू से सलाह की, फिर पापा जी अगर आपकी इच्छा है तो हम जरूर मना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये डिसाइड हुआ कि गोल्डन जुबली तो मनानी है, क्योंकि मेरे परिवार मामा फैमिली किसी फैमिली में आज तक किसी ने बनाई नहीं थी। मेरे मन में एक हमेशा इच्छा थी, मेरे वाइफ के भी, हम सभी परिवार को, अब बड़े हो गए हैं, बच्चे भी अच्छे हो गए हैं सब, तो एक परिवार को इकट्ठा करें। तो और कोई बहाना चाहिए, मैं फैमिली में सबसे बड़ा था, तो मेरी गोल्डन जुबली पहले मननी थी। तो हमने सोचा भी इसको प्रोग्राम को बनाया जाए। तो बच्चे कई दिन तक मथुरा वृंदावन यहाँ दिल्ली घूमते घूमते लास्ट में हमें जयपुर हाईवे पर एक जगह टुलिप के ऊपर पसंद आई जगह वो बच्चों को, और उसको दो धूम से हमने धूमधाम से उसको गोल्डन सारे जुबली को परिवार बनाया। से मिलना हो और गया। सभी रिश्तेदार सब आए हमारे को, बहुत खुश उससे है। खुशी हुई। ऑल ओवर इंडिया, गोवा, हैदराबाद, कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत, पंजाब, बठिंडा, हनुमानगढ़, गंगानगर, राजस्थान, बीकानेर, सब जगह से लोग आने से हमें बड़ा खुशी हुआ। और बड़ा अच्छा परिवार को भी सबको लगा भी एकजुट, मैंने फैमिली को दोबारा इकट्ठा किया। आज तक हमारी फैमिली में किसी में भी परिवार में एक साथ जो इतना बड़ा फंक्शन नहीं हुआ भी इतने सभी लोगों को बुलाया जा सके। तो ये सब करने में आपको कहाँ से इतनी मोटिवेशन मिली कि आज इस स्टेज में हम बहुत सारे समाज में, फैमिली में करना हर कोई चाहता है, लेकिन 50वें साल तक आते आते सब, मैं वर्ड कहना नहीं चाहिए लेकिन थक जाते हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। बच्चों ने आप साथ दिया। बच्चों ने अपने बहुत साथ दिया, बहुत मेरा दिया, बहुत यार साथ दोस्त ने दिया। भी बड़ी दिया, अच्छा सपोर्ट किया है। बैंकर्स ना, LIC के भी लोगों ने सबने कहा भी हम भी सपोर्ट करेंगे, जो हमारी चाहिए आपको, आप मनाइए, कोई बात नहीं। तो मोटिवेशन तो मिल गया इसलिए भी, और मेरी अपनी मन की इच्छा भी थी भी मैं सबको इकट्ठा करूं, क्योंकि काफी साल हो गए अलग अलग है, दिल्ली बड़े शहर हो गया, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो एक साथ इकट्ठे तो कोई फंक्शन में हो सकते थे। तो अभी इसीलिए मैंने ये विचार किया भी अपना एक फंक्शन मनाया जाए। तो हमारे जमाने में कोई ज्यादा मोबाइल टीवी वो सब कुछ होते नहीं थे शादी के भी। तो मैं कहा अपनी एक याददाश्त भी होगी जो हमने अपने उस टाइम नहीं मनाई, साधन नहीं थे इतने। 2067 में मेरी 1967 में मेरी शादी हुई, उस टाइम कुछ था ही नहीं ऐसे चीजों का। तो तो उसका हमने पूरा आपने एंजॉय हाँ, तो इसको करने के लिए रिमाइंड अपनी शादी का मेमोरी को और मेमोरीज अच्छा को बिल्ड किया आपने। के लिए 2070 में मैंने गोल्डन जुबली मनाई, और ईश्वर चाहेगा तो 2000 इसमें 27 में मैं तो लो। और डायमंड जुबली भी मनाऊंगा। बहुत बहुत मेरी बहुत 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 बड़ी हमारी इच्छा है अभी भी, अगर ईश्वर चाहेगा तो। नहीं सब होगा। नहीं, तो बच्चों ने ये साथ दिया ना, बच्चों ने ये साथ दिया भी। आप फैमिली को सबको बुलाना चाहते, देखो हर एक बच्चे नहीं कर सकते ये। Right. हर आदमी का अरेंजमेंट इन्होंने करना ये है तुम लोगों स्वीकार को। करा, बच्चों ने भी, पापा आपकी इच्छा है तो मैं बुला देता हूँ सबको। इस भावना में मेरे दोनों बेटे दोनों बहू ने, मेरी हाँ, लड़की बहुत ने, ध्यान जवाई ने, देते हैं, बहुत। सबने सपोर्ट किया, पूरी फैमिली ने। तो इसलिए हमारा बड़ा अच्छा भाई ने भी साथ दिया। तो आपका एक और चीज जो सब लोग जानते हैं आपके बारे में, आपको एक तो खाना बहुत अच्छा पसंद है, एक अच्छा हाँ, लाइफस्टाइल बहुत वो मेरा पसंद है, शुरू से ही रहा, क्योंकि और मेरा बहुत करेज है आपके अंदर कि जो भी डिसीजन लोगे वो आप अपने टर्म्स पे लोगे। हाँ तो आपने पूरी जर्नी में बहुत सारे डिसीजन लिए होंगे, तो कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जिसमें सब आपके अगेंस्ट होंगे लेकिन आपने डिसीजन लिया होगा। हाँ तो हाँ, ऐसे कौन से डिसीजन है जिसका आज आप इम्पैक्ट देखते हो और आप ये बता सकते हो कि यस, एज ए सोसाइटी फैमिली सब जानते हैं कि एक अच्छा खाना, अच्छा सोशल नेटवर्क और अच्छी गैदरिंग और करेज, इन सब चीजों के साथ स्पेशल प्रिविलेज इन लाइफ, ये सारे आपके एक तरह से हम शौक कह सकते हैं जो कभी आपने कंप्रोमाइज नहीं करा। नहीं। और इस करेज के साथ आपने बहुत सारे डिसीजंस भी लिए जो अपने लिए भी थे, फैमिली के लिए भी थे, और वो बहुत करेज के साथ लिए, जिनका आज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस जो आप चाहेंगे कि जब सब कुछ कोई भी आपके साथ नहीं है तब भी आप उस डिसीजन को लेते हो, तो उसका रिजल्ट के लिए पेशेंस के साथ हमें वेट करना चाहिए, जो आज हम देख सकते हैं।
तो आप दोनों कुछ शेयर करेंगे तो बस यही था अच्छा कि रहेगा। सेल्फ डिसीजन हमारा ये होता था कि जो मेरे को शुरू से ही ये था कि मैंने जो घर में बड़ा हूँ, तो जो मैंने ले लिया डिसीजन गलत क्यों हुआ। हम अपने कॉन्फिडेंस था मेरे को हमेशा कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ठीक ले रहा हूँ। आई एम ऑलवेज थिंकिंग आई एम ऑलवेज राइट, ये एक माइंड में मेरे हमेशा रहती थी। तो उसका कभी नुकसान भी हुआ? नहीं, कभी नहीं। तो जब भी इसका मतलब जो आपने एक जिसको बोलते हैं ऑलवेज राइट इज ऑलवेज इन रियलिटी आल्सो राइट। ग्रेट आंसर। और उसका इम्पैक्ट यही हुआ, बच्चों ने भी बढ़िया मुझको सपोर्ट करते रहे। कभी मेरे को बच्चों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई, क्योंकि बच्चों को एक पता था अभी मैंने भी उनको कैसे राइज किया अपनी लाइफ में। तो उसका इम्पैक्ट समझ लो, कैसे समझ लो, बच्चे दोनों इतने बढ़िया हैं, दोनों बेटे और बहू, जिसकी वजह से मैं कोई आज के टाइम में घर घर में प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो बुजुर्ग अपने एक उम्र के बाद अपने आप को उनके साथ एडजस्ट नहीं करते। थोड़ी चीजें ऐसी भी होती है परिवार में, और अपने को बच्चों के हिसाब से भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती तो इससे हम ये जो समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ बच्चों को नहीं कि उनको ही आपके साथ एडजस्ट करना है, आपको भी समय के हाँ। साथ अपने आप को चेंज टाइम करना समझते पड़ता है हुए आदमी और को। उनकी भी प्रायोरिटीज को समझते हुए समझ सके। एडजस्ट करके, ताकि सभी खुश रह सके। खुश रहे, तभी वो परिवार आगे बढ़ता है और अच्छी तरक्की होती है। अभी लक्ष्मी भी तभी आएगी घर के अंदर जब माहौल खुशहाल रखा जाएगा। तो अच्छे उनकी माहौल इस के अंदर नेचर के साथ आपने कैसे एडजस्ट किया? आपको बहुत ऐसी सिचुएशन आई होंगी जब अपना आई एम ऑलवेज राइट वाले पर्सपेक्टिव से तो बहुत सारी चीजें साथ नहीं देती, तो आपने साथ दिया या आपने भी कभी ये महसूस हुआ कि नहीं ये ठीक नहीं? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, मैं साथ दिया हमेशा, बच्चों का भी साथ दिया मैंने, इनका भी साथ दिया। तो आपने एक्चुअल में इनको और बच्चों के बीच में बैलेंस बना के रखा। हाँ। रियल में हाँ। यही हम लोग कह सकते हैं कि आज हम इस माहौल में हैं जैसे हैं, तो मेरे को देखो कितना ही कुछ कहा, इन्होंने भी कहा, और बच्चे तो कहते ही नहीं है, इन्होंने भी कहा, मैंने सहन सकती है। मतलब इसका मतलब पेशेंस हाँ, पेशेंस था और मेरे में। थोड़ा सा टाइम को और सिचुएशन को देख के अगर आज हम उसको थोड़ी देर के लिए हैंडल कर लेते हैं तो हमारा पूरा फैमिली एक अच्छे उस पे आगे बढ़ जाता है। आगे। वो मोमेंट ही होता है। हाँ, मैंने ये कहा भी, मैंने ये कहा भी, देखो मैं बोलूंगी तभी मेरे को कोई कहेगा, जब मैं चुप रहूंगी तो मेरे को कौन कहेगा। तो इसलिए मैंने यह सोचा भी, मैं सुन नहीं सकती तो मैं कह भी नहीं सकती, भी मैं कहती नहीं, मतलब ये था। प्रोस्पेरिटी तभी आ सकती है जी, तब आदमी के माहौल में, घर के अंदर वातावरण अच्छा हो, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो अभी आपने इतने अच्छे और इतने सेंसिटिविटी से इस पूरे फैमिली को आज उस मुकाम पे खड़ा किया हुआ है जहाँ पे बहुत फैमिलियों के लिए एक ड्रीम हो सकता है, विश लिस्ट हो सकती है, सबके लिए ब्लेसिंग्स हो सकती है। तो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जो आज नई जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि इतनी भागदौड़, इतनी स्पीड, हम अपने आप को बहुत एडवांस बोलते हैं, नई जनरेशन जेड बोलते हैं। तो मैरिज का एक ऐसा टॉपिक है, उनको ये लगता है कि ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी, मैरिजेबल एज जो है कब 30th में वो पहुंच जाए, 35 में वो पहुंच जाए। लेकिन एक स्टेटमेंट वो हमेशा देते हैं, अभी हम सेट नहीं है, अभी हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है मैरिज के लिए। तो जो हमें मालूम है, आपकी शादी 15 साल में हुई थी जब आपकी एज 15 थी। तो आप अपना एक्सपीरियंस से फिर आपने अपने बच्चों की शादी सबका सब कुछ देखा। तो ये जो 15 साल का गैप है, 15 साल की एज में शादी और 30th प्लस की एज में शादी होना, तो आपके अपने एक्सपीरियंस से व्हाट इज द राइट ऑफ इट, सही एज है जिसको कह सकते हैं जिसमें हमारे हिसाब से आज भी जो है लड़की के लिए 23-24 साल की एज और लड़के के लिए 25-26 साल की एज ही बेटर है। क्योंकि उसके बाद अगर वो ये सोचने लग जाए मैं सेट होऊंगा वो करूंगा, 30 एज के बाद मुश्किल बहुत आने लगी है शादियों में, और वो शादी लंबी हो जाती। सेट कर कोई पैमाना है नहीं। देखो पहले भी परिवार होता था, तो शादी जो ये थोड़ी होता भी लड़का 5 साल तक कमा लेगा तभी उसकी शादी होगी, ऐसा तो पहले भी नहीं होता था। तो आज भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। जब पेरेंट्स अच्छे हैं
तो पेरेंट्स की सपोर्ट तो मिली ही मिलेगी ना। तो अगर 2-1 साल भी आपको हो गए हैं काम करते हुए, तो आप शादी करो। वो टाइम होता है, क्योंकि 25-26 साल की एज लड़के की 27 की सही एज होती है, और 23-24 साल लड़की के लिए भी सही होती है। जिससे एक बैलेंसिंग बैलेंस बना रहता नेक्स्ट है, मैरिज और फैमिली लाइफ को स्टार्ट कर सकते हो और मिलकर उसको आगे बढ़ा सकते हो। आगे बढ़ा। तो इसमें जैसे आपने जब अपना कैरियर शुरू किया, मैरिज हुई, तो आपने उस वक्त, हम कहेंगे, एक तैयारी उड़ान की करी अपने परिवार के लिए। आपने बहुत सारे सपने देखे, बहुत सारे देखे कि मैं अपने बच्चों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। वो एक जनरल सब हर पेरेंट्स एक हम लोग होता है, हर देखते एक हैं, होता है। हर कोई देखता है। और हमने बहुत सारे, जिसको बोल सकते हैं, एफर्ट्स भी करे उनको वहां तक पहुंचाने में। तो उस तैयारी उड़ान की से आज तक का जो सफर है, जब आप बच्चों को देखते हो, उनका लाइफस्टाइल, उनका स्टेबिलिटी, तो आपको लगता है, आप तो एलआईसी से काफी एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो जो कहते हैं कि आपने अपने लाइफ के गोल्स को अचीव किया खुद के। बिल्कुल किया जी, क्योंकि ये लिंक भी था बैंकर्स के साथ। इंश्योरेंस का लिंक एक ऐसा था, यूँ समझ लो, वे ऑटोमेटिकली लिंक बनता गया। बट एक 32 साल बैंकर्स की जॉब और उसके बाद 20 साल एलआईसी का एक्सपीरियंस एजेंसी का कम नहीं होता आदमी लाइफ टाइम के अंदर। 52 साल तो तक तो मैं वो कमाता रहा। आज मैं 25 साल बैंक को सर्विस छोटे को पेंशन भी ले रहा हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है मेरे में भी, मैं आज भी कमा रहा हूँ। जो मेरे को पेंशन मिल रही है, एलआईसी का कमीशन आ रहा है, मेरे को एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, उससे मेरे मन में कॉन्फिडेंस रहती है भी मैं आज तक कभी भी कमा रहा हूँ। तो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, हाँ, वो आप मेरी कहना लाइफ चाहते की हो कि सबके लिए एक इम्पोर्टेंट प्लानिंग है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। कि आपको लेटर पार्ट ऑफ लाइफ अपने लिए एक अच्छा अरे हेल्दी वो रखना है। रखना है, वो ही सबसे बड़ी आपकी शरीर की को भी स्वस्थ रखेगी। अदरवाइज क्या हो रहा है, इसी में इंसान की उम्र घटती है। जब आदमी 70 के बाद कमाने लायक, 65 के बाद नहीं रहता है और उसका कोई स्कोप नहीं रहता आगे, तो वो आदमी जल्दी डाउन होता है। तो आपने एक्चुअल में अपने एलआईसी से जो लर्निंग और कल्चर और जो बैंकिंग से जो एक्सपीरियंस, उसको ट्रूली बोथ वर्क लाइफ बैलेंस की तरह अपने लाइफ में भी अप्लाई किया, अपने और बिल्कुल उसी से आपने उसको प्रिंसिपल को कंटिन्यू रखा। कंटिन्यू। तो इस पूरी जर्नी में कुछ ऐसे मोमेंट भी आए होंगे जब कुछ रिग्रेट हो, कोई सैड मोमेंट जिसको आप आज तक भी कैरी कर रहे हो, जो आपको कभी कभी बहुत परेशान करता है। ऐसा कोई भी मोमेंट है जो हाँ था, आपको जो लगता है कि उस टाइम मैं ये कर लेता तो शायद। वो इसलिए आया था 1978 में मेरी बैंक में जो प्रमोशन हुई, 77 में हेड के चेयर, उसके बाद 81 में मैं ऑफिसर बना। तो उस टाइम मेरी एजुकेशन उससे आगे और राइज करने में मेरे को दिक्कत आई, क्वालिफिकेशन, क्योंकि मैं ओनली मैट्रिक पास था। तो मेरी जो क्वालिफिकेशन मुझे जो अड़चन डाल रही थी मेरी लाइफ के अंदर, वो मैंने बच्चों में पूरी की। इसीलिए मैं चाह रहा था कि बच्चे एजुकेशन हो, बढ़िया पढ़ाई करें, तो उनको जिंदगी में जो एक चीज, मेरे को यही ड्रॉबैक थी मेरी, एजुकेशन की। तो इसका मतलब एजुकेशन का हम सबके लिए और सबसे बड़ी प्रायोरिटी अगर हम देखें, तो बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट काम। तो इसी एजुकेशन के साथ साथ एज ए बैंकर आप तो हमेशा, मतलब, मनी मैटर में ही रहे। एज ए बैंकर तो आपने बहुत सारे लोगों को भी देखा जो मनी ट्रांजैक्शन के हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि आज की जो आपकी खुशी है, क्या आज ये सिर्फ पैसे से ही आपने खरीदी है? नहीं, खाली पैसे से नहीं खरीदी, क्योंकि इसके अंदर आपका परिवार, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख गए, एजुकेटेड हो गए, और आगे उनका शादी बढ़िया होगी, बच्चों ने अच्छा कमाना शुरू किया, उससे भी फर्क पड़ता है ना आजकल। खाली एक आदमी अपनी से नहीं होता। अपने बाद अगर फैमिली के बच्चे आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। माँ बाप को सेटिस्फेक्शन कहाँ होती है, जब बच्चे आगे और बढ़ेंगे। माँ बाप का फर्ज पूरा हो गया, बच्चों की शादी करती बड़े कर दिया, उसके बाद आगे बढ़ाने के लिए तो बच्चे आगे बढ़ाएंगे ना, नेक्स्ट जनरेशन को। अब हमारी सेकंड पीढ़ी चल रही है, इसके बाद थर्ड पीढ़ी जनरेशन अब पोता पोती की आएगी, तो और आगे बढ़ेंगे, तो दादा दादी के जिएंगे तो उनको और खुशी होगी, नाना नानी होंगे तो उनको और खुशी होगी। तो अगर आज हम ये समझ, आप दोनों खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल में खुश हैं? बिल्कुल, अब फुली सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से,
कोई टेंशन नहीं रहती, बिल्कुल फ्री है। बच्चों ने भी हमें कोई टेंशन नहीं देते, हर तरह से बिल्कुल फ्री रखते हैं, हर तरह का ध्यान रखते हैं, अच्छा खाने पीने को देते हैं, हमारे शरीर के लिए जो बेटर है उसकी देव का। तो बच्चे आपके लिए कर रहे हैं, आप बच्चों के लिए रोल मॉडल बने होंगे। नहीं बच्चे देखो इस टाइम दोनों चीजें हैं, ये एक दूसरे का पूरक है। एक अकेले बच्चों की वजह से हम नहीं होंगे, हमारी वजह से बच्चों को भी सपोर्ट है, दोनों एक दूसरे की पूरक है, तभी गाड़ी आगे चलती है, तभी वो राइज होती है फैमिली। तो अब आगे के लिए क्या प्लान्स है? कोई विश लिस्ट ऐसी जो आप अभी भी एक गोल की तरह लेके चल रहे हो? नहीं, अभी तो हमारा गोल यही है कि पोता पोती बड़े होके भी एजुकेशन उनकी पूरी और वो जॉब में जाए अच्छा, तो बस हमारा को यही मैं खुशी तो है। कहती हूँ मनोज जी इच्छा सारी पूरी होगी हमारी, बाकी सब हमारी इच्छा पूरी इच्छा है, पूरी हो यही है भी हमारे पोता पोती दोता सोचे आगे बढ़े, विश्वास वो और परिवार आगे चलाए, तो हाँ, इससे शरीर जैसे अच्छा कि चलता इन रहे। सब चीजों के लिए जो आज हम इतना सब कुछ कह रहे हैं एक्सपीरियंस पर, किसी एक पर्सन को आप याद करना चाहेंगे कि जिनकी वजह से आप ये सब कुछ कर पाए? समझो बड़ों को हमारे बाबूजी, हमारे पिताजी थे और हमारे मामा जी, मामा जी का सपोर्ट इनको बहुत, मेरे सिरसा में मेरे सबसे बड़े मामा और जी थे, बाबूजी का सबसे उन्होंने सपोर्ट बहुत किया मेरे को, और पिताजी ने बाबूजी तो ने- करना ही था क्योंकि पिताजी थे मेरे, और हमारी बात को हमारे मामा जी भी मानते थे पिताजी की बात इनका को। मन, इनमें मन भी बहुत था बाबूजी का। तो मेरे मामा का जो नानका सिरसा में था, उस टाइम मेरे नाना भी जी रहे थे, जब मैं बैंक में लगा नौकरी उन्होंने लगाई, उन्होंने लगवाई, तो उससे से ही मेरी शुरू हुई थी। ये बहुत जरूरी है हाँ। कि हम जब ये चीजों को, लाइफ के एक्सपीरियंस को देखते हैं, तो एक उस पर्सन को आज भी याद करना जिसने हमारा एक फाउंडेशन बनाया, जिसने हमारी, जब हम तैयारी उड़ान की कर रहे होते हैं, बिल्कुल तो कोई भी हमारा उनका हाथ नहीं सहयोग पकड़ा बहुत होता, मेरे मामा, कोई एक आदमी ऐसा होता है जो भगवान बन के हमारे साथ चलता है। हमारे वो हमारे बाबूजी है, बाबूजी। वो हमारे साथ है। बहुत बहुत ही बढ़िया, और आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और आज इस पूरे समाज में, देश में, हम जब देखते हैं इतनी स्पीड के साथ, इतने नई एडवांसमेंट के साथ, तो हम लोगों का जो परिवार कल्चर, और यहाँ पे हम ये सब खुशियां बांट के एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ, एक अच्छे कल्चर के साथ हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को बिल्ड कर रहे हैं। और यही हमारा, हमें सबको लगता है कि आप लोगों का जो ब्लेसिंग्स है, जो वे ऑफ लाइफ है, वही आने वाले विकसित भारत की एक पहचान, और यही पहचान हमें दुनिया में सबसे आगे लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू जी।